नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास का एक महत्वपूर्ण फिर जिसने भूमिका निभाने के साथ साथ योग्यता के साथ साथ ऐसे परिस्थिति में उलझा कि उसे इतिहास में एक असफल व्यक्ति के रूप में कहीं न कहीं हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जो मात्र 1 साल के लिए बंगाल के नवाब के पद पर बैठा। लेकिन अगर आप बंगाल पढ़ते हों और नवाब सिराजुद्दौला को नहीं पढ़े तो इसका मतलब है कि आपने इतिहास को बंगाल की दृष्टि से या बंगाल के अंदर जो बंगाल की तरफ से अंग्रेज़ों को चुनौती देने की कोशिश हुई, आपने उसको नहीं पढ़ा। आईएएस की तैयारी कर रहे हों या सिविल सेवा के किसी भी स्तर पर, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सिराजुद्दौला के बारे में जानकारी रखनी होती है। एक बंगाल को हम सरसरी निगाह में जब देखते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बंगाल के दायित्व को अगर पहली बार कोई वहाँ का उभरता हुआ स्वतंत्र व्यक्ति के तौर पर कोई चेहरा आता है तो वो मुर्शीद कुली खान आता है। मुर्शीद कुली खान के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं इतिहास में तो मुर्शीद कुली खान 1727 तक 1700 में पहली बार वहाँ के दायित्व उसको दिए गए थे। धीरे धीरे दीवानी के साथ साथ उसे सूबेदारी का भी दायित्व मिला और 1727 तक उसने तमाम प्रकार के सुधारों के साथ बंगाल को संचालित करने का प्रयास किया था। लेकिन जब मुर्शीद कुली खान की 1727 में मृत्यु हुई तो उसने अपने दामाद सुजाउद्दीन को बंगाल के, आप देखेंगे कि उत्तराधिकारी के तौर पर सुजाउद्दीन नवाब के पद पर बैठा। और सुजाउद्दीन का जो काल है ये तात्कालिक तौर पर देखा जाए तो बंगाल में क्षेत्रों के विस्तार और थोड़े से मजबूत स्थिति को बढ़ाने में एक कारक के तौर पर था। लेकिन सुजाउद्दीन की जब मृत्यु होती है, आप 1739 में जब उसकी मृत्यु होती है, उसका बेटा जो सरफराज के नाम से जाना जाता था वो बंगाल की गद्दी पर बैठा। और सरफराज खान जब बंगाल के गद्दी पर था तो उस दौर में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़े हैं तो इसको जानिए कि सरफराज खान के काल में बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का जब दायित्व का संचालन कर रहा था वो, उस समय बिहार का नायब सूबेदार था जिसे हम अलीवर्दी खान कहते हैं। और ये अलीवर्दी खान थोड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसी ने, आप देखेंगे कि 1740 में एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग घेरिया का युद्ध कहते हैं, और उस घेरिया के युद्ध में उसने जो सरफराज खान है पठानों की सहायता से उसकी हत्या कर दी। और इस तरह से वो बंगाल के एक तरह से नवाब को अपने नियंत्रण में एक स्थिति के स्तर पर स्वयं को स्थापित करते हुए सत्ता के संचालन का कार्य शुरू कर दिया। 1740 से लेकर के 56 तक लगभग 16 साल का काल जो है ये बंगाल के नवाब के रूप में अलीवर्दी खान ने निभाया। लेकिन 16 साल का जो उसका दौर था ये बंगाल में अंग्रेजी शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण हो गया। कारण ये था उसका कि अलीवर्दी खान एक तो जब बंगाल के नवाब के पद पर बैठा तो उसने 1-2 करोड़ रुपए का भुगतान किया मुगल दरबार में और वैधानिकता उसने नवाब की प्राप्त कर लिया। लेकिन अपने 16 साल के नवाब के कार्यकाल में उसने कभी भी एक सिंगल रुपए भी कभी भी मुगल राज को उसमें नहीं भिजवाया। अर्थात धीरे धीरे जो नवाब अलीवर्दी खान है वो मुगलों से कटता गया। ये उतना बड़ा समस्या नहीं था। सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी हुई जब अलीवर्दी खान मुगलों से कटता चला गया और धीरे धीरे उस कटने की स्थिति का लाभ उठाया मराठों ने। और उस दौर में आप देखेंगे कि मराठों ने अलीवर्दी खान पर हमला किया। मराठे बुरी तरह से इनको पराजित करते हैं और उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। और बचा हुआ जो बंगाल और बिहार है उस मुद्दे पर चौथ की धनराशि 1,20,000 थी, उसको लाद दी गई। और इस तरह से अलीवर्दी खान की इस कमजोर स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने जो फरुखसियर के काल में कभी 3,000 रुपए के बदले करमुक्त व्यापार की एक अनुमति या दस्तक प्राप्त था, उसका लगातार वो दुरुपयोग करना शुरू कर दिए। और स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई कि अंग्रेज भी
अलीवर्दी खान की कमजोरी का लाभ उठाने लगे। मराठों ने पराजित तो कर ही दिया, मुगल से अलीवर्दी खान स्वयं कट गया। मिला जुला करके अलीवर्दी खान के समय अंग्रेजों की स्थिति में विस्तार हुआ। लेकिन असल समस्या तब शुरू हुई जब अलीवर्दी खान की 1756 में मृत्यु हो गई। चूंकि अलीवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था। अगर आप देखेंगे तो अलीवर्दी खान की 3 बेटियां हैं, मुन्नी बेगम, घसीटी बेगम, अमीना बेगम। और अंग्रेज भी अपने दस्तक के दुरुपयोग को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई व्यक्ति नवाब के पद पर बैठे जो अंग्रेजों के लाभ में किसी भी प्रकार की चुनौती खड़ा कर सके। और यहीं से आप देखेंगे कि धीरे धीरे अंग्रेज बंगाल में उसी व्यक्ति को सहयोग करने के लिए अपनी भूमिका निभाना चाहते थे, जिससे कि उनकी अनुकूलता बंगाल में बनी रहे। और यही कारण है कि बंगाल के सत्ता प्राप्त करने के लिए 3 दावेदारों का आप इतिहास में नाम पढ़ते हैं। एक जिसको हम पढ़ेंगे तात्कालिक तौर पर तो पूर्णिया के नवाब थे जिनका नाम था शौकत जंग। दूसरा पढ़ेंगे तो ढाका के नवाब की विधवा पत्नी थी जिनका नाम था घसीटी बेगम। और तीसरे दीवान थे राजबल्लभ। ये 3 लोग सत्ता की दावेदारी किए। अंततः जो अलीवर्दी खान की सबसे छोटी बेटी अमीना बेगम, उनका बेटा जिसका नाम सिराजुद्दौला है, वह बंगाल की गद्दी प्राप्त करने में सफल होता है। और अंग्रेज इसको किसी भी कीमत पर नवाब बनने नहीं देना चाहते थे। स्थितियां इतनी बिगड़ती चली गई कि अंग्रेजों को लगा कि सिराजुद्दौला का हमने इतना विरोध किया है और इस आदमी को हमने नवाब बनने से हम रोक भी नहीं पाए, तो निश्चित तौर पर हमारे नवाब के साथ संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। और यही वो परिस्थिति थी कि अंग्रेजों ने उनका जो व्यापार करने के लिए जो एक मुख्य तौर पर हम लोग नाम पढ़ते हैं फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता में अवस्थित था, तो अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दिया। उन्होंने परकोटे पर तोप चढ़ा दिया। इतना ही नहीं किया, इस सब प्रक्रियाओं के पालन के दौरान कई प्रकार के आदेश थे जिसका कि अंग्रेजों ने लगातार नवाब के कहने के बाद भी उसके आदेश की अवहेलना की थी। और यही अवहेलना की परिस्थितियों का बिगड़ता मंजर इस प्रकार का होता चला गया कि धीरे धीरे नवाब में और कंपनी के मध्य में कटुता बढ़ती चली गई। बहुत समझाया, सिराजुद्दौला के संदेश जब गए कि जो आपने अपने फोर्ट विलियम के परकोटे पर, उसके बाउंड्री वाल पर जिस तरीके से आपने तोप चढ़ा रखा है, उस तोप को उतारिए। असल में यह तोप जो चढ़ाया था अंग्रेजों ने, वह नवाब के लिए नहीं था, वह था फ्रांसीसियों के लिए, लेकिन सीधे तौर पर चुनौती मानी जा रही थी सिराजुद्दौला के लिए। ऐसे में आप देखेंगे कि जब अंग्रेजों ने कहा कि हम ये नहीं उतारेंगे और ऐसे परिस्थिति में उन्होंने उसके आदेश की अवहेलना की, तो अंतिम विकल्प उसके पास एक बचा और वह विकल्प ये था कि 9 फरवरी 1756 को मजबूर होकर के सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने हमला किया। इस हमले में आप देखेंगे जो अंग्रेज हैं वो बुरी तरह से पराजित हुए। पराजित ही नहीं हुए बल्कि अंग्रेजों को जान बचा करके उस समय भागना पड़ा था और भाग करके वो गए। एक द्वीप है जिसको हम फुल्टा द्वीप कहते हैं, और अंग्रेजों ने जा करके फुल्टा द्वीप पर शरण लिया, लेकिन लंबे समय तक वो इसमें जान बचा करके भाग नहीं सकते थे। अंततः एक ऐसी स्थिति आई कि 5 दिन बाद कलकत्ता का जो अंग्रेजों के तरफ से अपॉइंटेड गवर्नर था जिसका नाम रोजर ड्रेक था, उसने माफी मांगी। और रोजर ड्रेक के माफी मांगने के बाद फिर से अंग्रेजों की बंगाल की धरती पर वापसी हुआ था। यही वो परिस्थिति थी जहां पर योग्यता होने के बाद भी आप देखेंगे जो सिराजुद्दौला है वह योग्य होने के बाद भी अपने योग्यता के बल पर बंगाल को अंग्रेजों से मुक्त करा पाने की परिस्थिति जो पैदा करनी थी उसे वो नहीं कर पाया और वह असफलता के रास्ते पर बढ़ता चला जाएगा। सिराजुद्दौला ने आप देखेंगे उस समय कि उसने जो गलती किया, एक तो पहले जो कलकत्ता का नाम था बदल करके उसने अलीनगर किया, और अलीनगर का जो दायित्व था, जो उसका प्रभारी बनाया गया, उसने बनाया माणिकचंद को। माणिकचंद कलकत्ता का प्रभारी बना और इसी के साथ जो नवाब सिराजुद्दौला है वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी घटना बड़ी रोचक है। एक अंग्रेज जिसका नाम हॉलवेल था, उसने एक घटना का जिक्र किया है जिसको काल कोठरी की घटना कहते हैं।
कालकोठरी की घटना ये थी कि एक आप देखेंगे तो 14 बाई 18 मतलब 18 फीट लंबा और 14 फीट और 10 इंच जो चौड़ा कमरा है, उसमें 146 अंग्रेज 20 जून 1756 को घुस गए थे। और इस दौरान वो जब घुसे, अगले दिन 21 जून 1756 को जब वहाँ किसी तरह से घुटन के बाद वो बाहर निकलते हैं तो उसमें 123 लोग मर चुके थे। और इस घटना को कालकोठरी ब्लैक हॉल का नाम दिया गया और इसे हॉलवेल ने खूब अतिरंजित करके बढ़ा चढ़ा करके लिखा है। लेकिन इस घटना को एक बड़े महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए जो समकालीन इतिहासकार हैं, जिनका नाम गुलाम हुसैन है, और उन्होंने जो पुस्तक अपना लिखा है सियार उल मुतखैरीन, उसमें ऐसे किसी घटना का जिक्र नहीं किया। इसीलिए जो आधुनिक काल के इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि शायद इस घटना का अगर रहा भी होगा तो बड़ा आंशिक अर्थ रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से हॉलवेल ने कहा उस तरह से इस घटना का अर्थ नहीं रहा होगा। अब यहां से जो दौर बदला कि फोर्ट विलियम के पतन की सूचना पहुंच गई मद्रास, और यहीं से आप देखेंगे भारत के अंदर अंग्रेजी सत्ता के तरफ से जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति का पदार्पण प्रभाव के तौर पर होता है वो व्यक्ति है क्लाइव। मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव एक कर्मचारी है, लेकिन उसको एक सैन्य टुकड़ी देकर के बंगाल भेजा गया। बंगाल जब वो आता है और यहाँ पर आया तो था सैन्य टुकड़ी लेकर के, फोर्ट विलियम के लिए आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करना भी पड़े तो करेगा, लेकिन उसने बातचीत किया और देखा कि माणिकचंद से बातचीत करने में उसे एहसास हो गया ये लालची व्यक्ति है, ये घुसखोर व्यक्ति है। और यही वो परिस्थिति थी जब सिराजुद्दौला सफलता के मार्ग प्रशस्त कर सकता था, लेकिन माणिकचंद के गद्दारी करने के कारण जो तात्कालिक तौर पर क्लाइव है उसने घूस देकर के माणिकचंद को अपने पक्ष में मिला लिया। और इस तरह से माणिकचंद धीरे धीरे अंग्रेजों के पास उसके जो भी फायदे रहे हों इस आधार पर वो क्लाइव के साथ जुड़ता चला गया। यही नहीं हुआ, उस दौर में एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी जिसका अंग्रेजों को फायदा मिला। वो महत्वपूर्ण घटना ये थी कि आप जानते हैं नादिर शाह का उत्तराधिकारी जिसको हम अहमद शाह अब्दाली कहते हैं, वो अहमद शाह अब्दाली जो था वो बंगाल की तरफ अर्थात बिहार तक वो लगभग बढ़ चुका था और उसके बंगाल पर आक्रमण करने का खतरा मंडरा रहा था। इधर माणिकचंद की गद्दारी और इधर बिहार के तरफ अहमद शाह अब्दाली का बढ़ना, यही वो दौर था कि नवाब सिराजुद्दौला को लगा कि अभी बंगाल के अंदर अंग्रेजों को या माणिकचंद जैसे लोगों को नियंत्रित करने से ज्यादा अपनी शक्ति को समेट करके रखने की आवश्यकता है, जिससे अहमद शाह अब्दाली का अगर हमला होता है तो मैं बंगाल को बचा लूं। ये दौर जो था यह क्लाइव के लिए स्वर्णिम अवसर बन गया और सिराजुद्दौला के पराजय का कारण बन गया। चूंकि अहमद शाह अब्दाली बिहार से वापस चला गया, वो आगे बढ़ा नहीं, और यहां पर आप देखेंगे जो बंगाल के अंदर जो क्लाइव है उसको और अवसर मिल गया और उसने सिराजुद्दौला के और जितने सारे सहयोगी थे, चाहे सिराजुद्दौला का मीर बख्शी या सेनापति कहें उसको, जो मीर जाफर है उसको भी नवाब बनाने के लालच से उसे क्लाइव ने अपने पक्ष में किया। इतना ही नहीं, जो कलकत्ता का व्यापारी है अमीचंद, उसको भी लालच देकर के अपने पक्ष में किया। जगत सेठ जो बंगाल का बैंकर है उसको भी लालच देकर के अपनी तरफ किया। यही नहीं, आप देखेंगे खादिम खान और दुर्लभ राय जैसे लोग भी जो कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं या अंग्रेजी सेना में जब अंग्रेजों के साथ जुड़ते हैं, इससे पहले आप देखेंगे नवाब सिराजुद्दौला की सेना में अधिकारी के तौर पर, सैन्य अधिकारी के तौर पर काम करते थे। और धीरे धीरे परिस्थितियां इतनी विकट होती चली गई कि धीरे धीरे वह परिस्थिति प्लासी के युद्ध के तरफ लेकर के जाएगी। और 23 जून 1757 को जितने सारे सिराजुद्दौला के सहयोगी थे वो सब के सब अंग्रेजों के साथ जुड़ते चले गए थे और वो परिस्थिति ऐसी आई कि अब युद्ध अवश्य भावी होने लगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से ज्यादा जो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले उसके सहयोगी थे, अब वो अपने लालच और अपने सपने को पूरा होते देखना चाहते थे। यही कारण था कि जब प्लासी का युद्ध 23 जून को आप देखेंगे कि जो युद्ध का मैदान है, अगर आप नदिया जिले में कभी जाएं, और वो आम का बगीचा था उस समय और नदी के किनारे अवस्थित है
बहुत विशाल नहीं है, बड़े लंबे समय तक युद्ध नहीं चला। इस युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला अपने दो सहयोगियों के साथ लड़ रहा था, एक मोहनलाल और एक मीर मर्दान। फ्रांसीसी सेना भी उसके साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। मोहनलाल और मीर मर्दान मार दिए गए। सिराजुद्दौला को लगा कि युद्ध का मैदान छोड़कर पलायन करना चाहिए, यह उसकी ऐतिहासिक भूल थी। मीर जाफर को सेना का नेतृत्व प्राप्त होता है और इसी के साथ जैसे ही मीर जाफर के हाथ में सेना का नेतृत्व आता है, मीर जाफर पहले से बिका हुआ है, क्लाइव से हाथ मिलाता है और इस तरह से युद्ध के मैदान में क्लाइव का सहयोगी है वाटसन। ये सभी के सभी अपने मंसूबे को सफल होते देखते हैं और अंततः मीर जाफर ने अपने बेटे मीरन को मुर्शिदाबाद भेजकर सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी और इस तरह से मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने में सफल होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सिराजुद्दौला योग्यता से भरा हुआ था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे, सहयोगियों ने उसे इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया कि उसकी इतनी बुरी पराजय अंग्रेजों के षड्यंत्र और सहयोगियों के विश्वासघात के कारण हुआ। इसीलिए के.एम. पणिरकर, यदुनाथ सरकार जैसे बड़े इतिहासकारों ने इस पराजय के ऊपर भाषाओं का प्रयोग जब किया तो उन्होंने कहा कि बंगाल के धनी व्यापारियों ने, सिराजुद्दौला के सेनापति ने अपने निजी फायदे के लिए अपने नवाब का सौदा अंग्रेजों के हाथों करते हुए उसे बेच दिया। तो मुझे लगता है कि सिराजुद्दौला के विषय में अगर थोड़ी सी समझ आपको विकसित करनी हो तो निश्चित तौर पर आपको ये देखना चाहिए और सुनना चाहिए। इसी के साथ आज की बात को समाप्त करते हैं। अगले कड़ी में फिर कोई बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।